Hello students, today we are going to discuss our next term syllabus, second term syllabus of income tax, in which we will be studying different topics. In these topics, we are taking the chapter deductions to be made from gross total income while computing total income. Chapter number 15. In this chapter, we will be studying various deductions. पिछले सेमेस्टर में हम जो बात करते आए कि हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद कुछ डिडक्शंस लेस करनी होती है। वो डिडक्शंस जिनकी हम बात करते रहे, उन डिडक्शंस को इन डिटेल हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, इस टर्म में पढ़ेंगे। डिडक्शंस क्या क्या डिडक्शंस हैं, कौन कौन सी डिडक्शंस हैं, किन किन सेक्शंस के अंडर हैं और कितनी कितने डिडक्शंस अलाउड हैं, किस किस केस में, that is given in this chapter deductions. Before studying deductions, we must be knowing general principles for deductions from incomes. Under section 80A कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। क्या हैं ये प्रिंसिपल्स? फर्स्टली, फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शंस शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C to 80U। जो डिडक्शंस रहेंगी हमारी वो 80C से लेकर 80U तक रहेंगी। Secondly, the aggregate amount of deductions under section 80C to 80U shall not exceed the gross total income। यानी कि जो हमारी डिडक्शन का अमाउंट रहेगा वो हमारी GTI से ज़्यादा नहीं हो सकता। However, deductions are not allowed against short-term capital gains specified in section 111A and long-term capital gains। अगर हमें पहले ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो कि सेक्शन 111A में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अगेंस्ट कोई डिडक्शंस हैं तो वो हमें अलाउड नहीं होती हैं। थर्डली, इफ एन AOP और BOI यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल is entitled to any of deductions under 80G, 80GGA, GGC, 80IA, 80IB, 80IC, 80IE, a member of the association is not again entitled to claim such deduction in his own assessment in respect of his share in the income of association। यानी अगर एक बार ये डिडक्शंस अगर AOP या BOI की इनकम में क्लेम की जा चुकी हैं तो कोई भी इंडिविजुअल मेंबर अलग से इसे क्लेम नहीं कर सकता। दिस इज टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ डिडक्शंस, ताकि डिडक्शंस की डुप्लीकेशन ना हो सके। नेक्स्ट, वेयर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA और 80IA to 80RRB have been claimed and allowed against the income specified in these sections for any assessment year, the deduction in respect of such profits and gains shall not be allowed under any other provision of the act। अगर आपने इस सेक्शन के अंडर डिडक्शंस क्लेम कर ली हैं तो आप इन्हें किसी और सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते। और लास्ट प्रिंसिपल, where the assessee fails to make a claim in his return of income for any deduction in sections mentioned in 4, no deduction shall be allowed to him thereunder। यानी अगर एक असेसी जो है रिटर्न ऑफ इनकम में अपने डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पा रहा है जो कि सेक्शन 4 में मेंशन भी है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम देयर अंडर, तो कोई भी डिडक्शन जो है उसको अलाउ नहीं की जाएगी। देखिए नेक्स्ट, डिडक्शंस क्या क्या रहेंगी? डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, अलग अलग पेमेंट्स के लिए अलग अलग डिडक्शंस रहती हैं। अब वो डिडक्शंस क्या क्या हैं, कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, किसे मिलेंगी, ये सभी डिडक्शंस डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर दी गई हैं, जिसमें हम ले रहे हैं वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। हमारी जो पहली डिडक्शन रहेगी वो रहेगी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ों के लिए, जैसी आइटम्स के लिए, ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। अब इस सेक्शन में सेक्शन 80C के अंडर आता है ये हमारा, और सेक्शन 80C में अब इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो लिए गए हैं, पढ़ेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले देखिए,
यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से एसएससी हैं जिनको रिडक्शन क्लेम करने का राइट है? फर्स्टली एन इंडिविजुअल, सेकेंडली अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्वांटम ऑफ रिडक्शन क्या रहेगा? दिस इज अप टू ₹1,50,000। 1.5 लाख रुपए तक की रिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। तीसरा, क्या क्या पेमेंट्स एलिजिबल हैं, क्या क्या डिपॉजिट्स हैं जो कि आप इसमें क्लेम कर सकते हो रिडक्शन के लिए, वो आपको बताए गए हैं। हम लेंगे, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जैसा कि आपको बताया भी गया है, एक इंडिविजुअल के लिए और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। फर्स्टली आपसे कह रहे हैं कोई भी ऐसा सम या कोई भी ऐसी मनी जो कि एक इंडिविजुअल जमा करता है किसी भी पॉलिसी के अंडर। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एक एसएससी लेता है, किसके लिए? अपनी लाइफ के ऊपर, सेल्फ पर, स्पाउस के लिए या हिज और हर चिल्ड्रन के लिए, तो उसमें क्या अमाउंट रहेगा जो कि आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं? फर्स्टली, जो क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम, यानी कि जो क्वालिफाइंग अमाउंट है प्रीमियम का या कोई भी पेमेंट जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर की जा रही है, अगर ये 1/4/2012 से बिफोर की गई है, 1/4/2012 से पहले की गई है, shall not exceed 20% of the actual capital sum assured। यानी कि if you have make the payment for life insurance premium before 1/4/2012, the amount claimed cannot exceed 20% of the actual capital sum assured। Secondly, अगर यही अमाउंट आपने, यही पॉलिसी आपने 1/4/2012 के बाद आफ्टर की है, तो इसमें 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड से ज़्यादा अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा, द क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड on or after 1/4/2013 shall not exceed 15% of capital sum assured if it is on the life of a person who is a person with disability or a person with severe disability or suffering from disease or ailment specified under section 80DD यानी यहाँ पर आपका जो अमाउंट हो जाएगा that will be 15%, वो 15% से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसी में हमारे पास सेकेंड पॉइंट, टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी। अगर कोई भी पर्सन एन्युटी लेता है अपनी लाइफ पर, सेल्फ की लाइफ के लिए, स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए, तो भी वो यहाँ पर इस अमाउंट को जो है क्लेम कर सकता है डिडक्शन के तौर पर। थर्डली, by way of reduction from the salary payable by or on behalf of the government for the purpose of securing a deferred annuity। यानी अगर डेफर्ड एनुटी के केस पर आप कर रहे हो तो भी आप इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं, और ये जो रहेगी आपकी अप टू 20% ऑफ सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी कंट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड में, एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसके ऊपर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है, यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर कोई पर्सन जो है डाल रहा है अमाउंट, तो वो भी इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर कोई पर्सन सेल्फ के नाम से, स्पाउस के नाम से या अपने चिल्ड्रन के नाम से अगर ट्रांसफर करता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो भी वो इस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, अगर कोई एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करता है, कंट्रीब्यूट करता है, देन ही और शी कैन ऑल्सो क्लेम द अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। Point number 7, as a contribution by an employee to an approved superannuation fund, अगर कोई एम्प्लॉय सुपरएनुएशन फंड में कर रहा है ट्रांसफर, तो भी वो इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट 8 पॉइंट, एज द सब्सक्रिप्शन to any such security of the central government or any such deposit schemes as that government may by notification in the official gazette specify in this behalf। अगर कोई भी पर्सन ऑफिशियल तौर पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपॉजिट स्कीम में
अगर वो डालता है तो भी वो इसे क्लेम कर सकता है डिडक्शन के तौर पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, एज अ सब्सक्रिप्शन टू NSE 8th इशू एंड 9th इशू। NSE 8th इशू या 9th इशू में अगर किसी ने ट्रांसफर किए हैं पैसे तो वो भी इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। Next point, as a contribution in the name of self, spouse or his or her child for participation in the unit linked insurance plan 1971 of the Unit Trust of India। अगर किसी पर्सन ने UTI की यूलिप स्कीम के अंडर अगर उसने डाला हुआ है तो वो इसे भी क्लेम कर सकता है डिडक्शन के तौर पर अंडर सेक्शन 80C। Point number 11, as a contribution in the name of self, spouse or his or her child for the participation in any ULIP plan of LIC म्यूचुअल फंड सेक्शन 1023D में आएगा ये आपके पास, जो कि ऑफिशियल गजट के अंडर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसके लिए नोटिफिकेशन होगा ऑन बिहाफ इन दिस बिहाफ धनरक्षा हैज बीन नोटिफाइड इन दिस बिहाफ। नेक्स्ट 12th पॉइंट, any sum paid to effect or to keep in force a contract for such annuity plan of LIC of India or any other insurer as the central government may notify, जिसमें क्या क्या रहेगा, न्यू जीवन धारा प्लान 1, न्यू जीवन अक्षय प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3 ऑफ LIC ऑफ इंडिया हैज बिन नोटिफाइड। यानी ये LIC की स्कीम्स हैं, इनमें से किसी भी स्कीम में अगर कोई पर्सन मनी ट्रांसफर करता है तो वो इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है। देन सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेसिफाइड कंपनी अंडर एनी प्लान formulated in accordance with such scheme as the central government may notify. Then 14 point, sum paid as contribution by an individual to any pension fund। अगर किसी भी पेंशन फंड में कोई भी पर्सन पैसा डालता है जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है आपकी एस्टैब्लिश की गई है या UTI की रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम के अंडर आती है, तो वो भी इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, as a subscription to any such deposit scheme of or as a contribution to any such pension fund set up by the National Housing Bank। अगर नेशनल हाउसिंग बैंक की किसी भी पेंशन फंड स्कीम के अंडर आप पैसे डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो भी आप इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं, और ये होम लोन अकाउंट स्कीम के अंडर जो आपका नोटिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, as a subscription to any such deposit scheme of a public sector company which is engaged in providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes। यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराती है ताकि आप घर परचेज कर सकें या कंस्ट्रक्ट कर सकें, या कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी formed for satisfying the India for residential for the need of housing accommodation or for planning and development of cities, towns and need of housing accommodation villages or for both as a central government notify in this behalf। बेसिकली इस पॉइंट में आपको यही कहा गया है कि कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि हाउसेस प्रोवाइड कराने के लिए, चाहे वो विलेजेस में है, टाउन्स में है, कहीं भी है, और इस स्कीम के अंडर अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल कराती हैं तो भी आप इसे जो है डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग any payment towards any development fees or donation or payment of similar nature। यानी अगर कोई ट्यूशन फीस बनती है किड्स की, स्टूडेंट्स की, चिल्ड्रन की, जो कि किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, जो कि आपके फुल टाइम एजुकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रन के लिए अलाउड है आपको, तो आप ऐसी ट्यूशन फीस को भी क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के तौर पर अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम और इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन
taken from prescribed authorities or institutions for the purpose of purchase or construction of a residential house property, the income from which is chargeable to tax under the head income from house property. अगर आप किसी भी सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंडर या इंस्टॉलमेंट के अंडर अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं जिसमें आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट किया था या परचेज किया था, उसके लिए आपने लोन लिया था, तो भी आप इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 19. पॉइंट नंबर 19 में आपसे कह रहे हैं कि कोई भी सम जो कि आप एज अ सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? फॉर द इक्विटी शेयर और डिवेंचर ऑफ ए पब्लिक कंपनी या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि पार्ट है किसका? जो कि किसी भी एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल में लगी हुई है. एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल क्या होगा? यहाँ एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल का मतलब है कि एक ऐसा इशू विच इज मेड बाय ए पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया और ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड अंडर सेक्शन 80IA. 80IA क्या कहता है कि डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग बेसिक और सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो आपका डेवलपिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में लगी हुई हैं कंपनीज. तो ऐसी कंपनीज के शेयर्स के लिए या डिबेंचर्स के लिए अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो भी आप ऐसे अमाउंट को अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20. कोई भी सम जो कि आपने सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट of any mutual fund provided the subscription to these units is subscribed only in the eligible issue of capital of new company, तो आप इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 21. कोई भी इंटरेस्ट अगर ड्यू है NSE सर्टिफिकेट्स जो है आपके 8th इशू या 9th इशू का, तो वो इंटरेस्ट भी आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं. द टर्म डिपॉजिट फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years विद अ शेड्यूल्ड बैंक in accordance with a scheme framed and notified by the central government. अगर आपने कोई FD की है जो कि नॉट लेस देन 5 years यानी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए आपकी वो, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, अगर आप उसमें डिपॉजिट करते हैं तो भी आप इसे 80C में डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं. देन एज अ सब्सक्रिप्शन to such bonds issued by the National Bank for Agricultural and Rural Development as the central government may notify. NABARD के अंडर अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन किया है, बॉन्ड्स लिए हैं, तो भी आप उसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं. देन डिपॉजिट इन 5-year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, or lastly by an employee of the central government as contribution to tier 2 account of the pension scheme for a fixed period of not less than 3 years with effect from assessment year 2021. If the employee deposits more than 10% of salary in the pension scheme, the excess is credited in a separate account. This account is known as tier 2 account. तो ऐसे कहते हैं टायर 2 अकाउंट. यानी टायर 2 अकाउंट में अगर किसी एम्प्लॉय ने अमाउंट ट्रांसफर किया है, डिपॉजिट किया है, तो आप उसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं. टायर 2 अकाउंट का यहाँ मीनिंग आपको बड़े स्पष्टली बताया गया है. If the employee deposits more than 10% of his salary in the pension scheme, the excess is credited in separate account. This account is known as tier 2 account. So these are the different points which are given under section 80C, which a person, an individual can claim for deduction under section 80C. जैसा कि आपको बताया गया था शुरू में कि हम इन डिडक्शंस को जो अंडर सेक्शन 80C आएंगी उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे. फर्स्टली तो था हमारा फॉर एन इंडिविजुअल और सेकेंडली इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो HUF के लिए भी हमारे पास सेम पॉइंट्स रहेंगे. अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ें तो आप देखेंगे जो हमने इंडिविजुअल के लिए पॉइंट्स किए हैं, 27 पॉइंट्स हमें दिए गए थे, उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स कट करके बाकी रिमेनिंग 15 पॉइंट्स यहाँ लिए गए हैं. आप इसे स्टडी करेंगे, ये पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं जो इंडिविजुअल के लिए पॉइंट्स दिए गए थे, उसमें से कुछ पॉइंट्स काट दिए गए हैं फॉर ये HUF.
अभी इन पॉइंट्स को समझने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट आएंगे, हमारे पास रहेगा इलस्ट्रेशन पार्ट। इन डिडक्शंस को हम कैसे क्लेम करेंगे, कैसे शो करेंगे, ये इन इलस्ट्रेशन से हमें और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपसे कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर आदर्श एन ऑथर ऑफ बुक्स फाइंड आउट द डिडक्शन अलाइबल टू हिम अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स में आपको कहा गया है, देखिए फर्स्टली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ पॉलिसी टेकन इन 2011, 2011 में इसने पॉलिसी ली है और इसमें जो इसने सम डिपॉजिट किया प्रीमियम का दैट इज 22,000। अभी देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कहा गया है सम एश्योर्ड ऑन द अबव पॉलिसी, इसी पॉलिसी के ऊपर सम एश्योर हुआ है 2 लाख रुपीज का। तो अभी देखिए आपको बताया था एटीसी में, जैसा आपको पहले बोला गया है, ये देखिए पॉलिसी 2011 में ली गई है, यानी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई है। तो इसका मतलब यहाँ एश्योर्ड सम का 20%, यानी 2 लाख का 20% होगा आपका 40,000 और 22,000 दोनों में से विच इज लेस। तो यहाँ पर 22,000 आप जो से क्लेम करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। सेकेंडली जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हमने कहीं भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये एटीसी में डिडक्शन के तौर पर आप क्लेम नहीं कर सकते। वी विल बी लीविंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C। तो देखिए 95,000 दिखाया गया है पॉइंट नंबर 2 में। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8th इशू इज अगेन अलाउड अंडर सेक्शन 80C, 18,000 आप यहाँ शो करेंगे। देन accrued interest for 1 year completed NSC 8th issue 8,000, तो आपका accrued interest भी आपका अलाउड है इसमें, ये भी आ जाएंगे 8,000। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज मदर्स लाइफ पॉलिसी, मदर की लाइफ पॉलिसी पर आपको प्रीमियम पे किया हुआ आपको अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 80C, तो हम इसे छोड़ देंगे। देन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, देखिए ये आपको अलाउड है अंडर सेक्शन 80C, amount is 21,000। तो these are the all points which we have considered। अब हम इन्हें टोटल करेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट फॉर डिडक्शन निकल के आता है दैट इज 1,64,000। जबकि हमें 80C में जो डिडक्शन अलाउड है वो मैक्सिमम 1,50,000 अलाउड है, तो 164 हम अलाउ नहीं करेंगे, हम 1,50,000 तक जो है हमें अलाउड है 80C में। तो दिस इज फर्स्ट इलस्ट्रेशन। कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, हमें यहाँ कहा गया है कि हमें डिडक्शन क्लेम करनी है 80C में, कैलकुलेट करनी है फॉर मिस्टर एक्स। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है मिस्टर एक्स की 8,000 ऑन लाइफ ओन लाइफ टेकन इन 2017, द प्रीमियम पेज जो था 9,000। यहाँ पर पॉलिसी है 80,000 और देखिए 2017 में ली गई है, तो 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई है, तो 80,000 का आपने यहाँ 10% लेना है। तो 80,000 का 10% हुआ 8,000 और प्रीमियम है 9,000, तो 8,000 और 9,000 में दोनों में से जो कम होगा हम वो लेंगे, तो हमें लेना है 8,000 जो मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट है 10%, यानी 8,000। पॉइंट नंबर 2, मैरिड डॉटर की लाइफ के ऊपर आपने जो प्रीमियम लिया है ये भी आपको क्वालिफाइड है और इसका जो प्रीमियम है 1,000, ये हम लेंगे 1,000। देन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाइफ के लिए लिया है इसने 40,000, इसका जो है पॉलिसी का अमाउंट है और प्रीमियम पेड है 5,000। अभी आप देखेंगे ये 1/5/2017 को ली गई है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई है, तो हमने इसका 10% लेना है, तो 40,000 का 10% रहा 4,000, तो 4 और 5 में आपका क्या रहेगा 4,000। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 15,000 अलाउड है आपको। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ भी अलाउड है 74,000। देन ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपये भी अलाउड है आपको। देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू भी अलाउड है 20,000। देन accrued interest on national saving certificate भी अलाउड है 1,730। loan installment repaid to LIC of India, the loan was taken in 2010 to purchase a DDA flat for own residential purposes, this is also allowed। 25,000 ये भी आ जाएंगे। ट्यूशन फी पेड फॉर द सन 15,000 ये भी आ जाएगा। अभी जब हम इसे टोटल करते हैं देखिए अमाउंट एंटाइटल टू डिडक्शन आया हमारा
1,64,930, जबकि हमारा जो मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन है दैट इज 1,50,000। तो हम मैक्सिमम 1,50,000 तक की ही डिडक्शन इसे दे सकते हैं। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप इन डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, कैसे आप इसे शो करेंगे। कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है आपको डिडक्शन कैलकुलेट करनी है अंडर सेक्शन 80C, जिसमें प्रीमियम पेड है आपका अपनी लाइफ पर 5,000, तो आप लेंगे ऑन लाइफ 5,000। प्रीमियम पेड ऑन मेजर सन लाइफ 16,000 भी लेंगे। थर्ड पॉइंट, मैरिड डॉटर के लिए लिया है लाइफ इंश्योरेंस 1,000, ये भी लेंगे। आरपीएफ लेंगे 5,000, पीपीएफ लेंगे 4,000, एनएससी 8th इशू लेंगे 10,000, होम लोन अकाउंट लेंगे 8,000, देन यूलिप में आपने कंट्रीब्यूट किया 5,000, ये भी लेंगे। देन एलआईसी में आपने 1 लाख का जो वाइफ की लाइफ के लिए लिया है, तो अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन होगी। 2019 में लिया है यानी 1 अप्रैल 2012 के बाद लिया है, तो 1 लाख का 10% यानी 10,000, और जबकि इसका प्रीमियम बनता 8, तो 10 और 8 में आपको लेना है 8,000। तो देखिए जब हम इसे टोटल करते हैं वी गेट टोटल अमाउंट एंटाइटल टू डिडक्शन, दिस इज 62,000। तो ये हमारा डिडक्शन के लिए अमाउंट जो हम क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपसे कहा गया है आपको 80C में डिडक्शन क्लेम करनी है। पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी पॉलिसी ली है उस पर दिया गया है 20,000। देन आरपीएफ में कंट्रीब्यूट हुआ 5,000। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का नहीं लेना, आपने सेल्फ वाला लेना है। Then repayment of loan taken for construction of residential house 80,000, out of which 30,000 is interest। तो यहाँ से इंटरेस्ट काट के बाकी जो आपका लोन रीपेमेंट हुआ है वो आपने इसमें लेना है, तो दैट इज 50,000। 80 में से आपने 30 काट दिए तो बाकी रह गए 30,000। द नेक्स्ट आपको कहा गया है एनएससी 9th इशू 10,000। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू फैमिली बेनिफिट फंड कहीं भी अलाउड नहीं है आपको, आपने नहीं लेना इसे। देन एनएससी 8th इशू का इंटरेस्ट है आपका एक्रूड इंटरेस्ट 1,000 आपने लेना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ब्रदर की लाइफ पॉलिसी पर आपको अलाउड नहीं है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर allowed under section 80C for qualifying amount of deduction. Total amount is 86,000 and this is about the illustration number 4. Now coming to illustration number 5, जिसमें देखिए आपसे कहा गया है आपको फिर से वही डिडक्शन निकालनी है सुरेश के लिए जिनकी एज है 68 ईयर्स। तो यहाँ से देखिए कंप्यूट क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80C, क्या क्या पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। देखिए अपनी ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने ली है 2011 में जिसका प्रीमियम है 18,000 और पॉलिसी की वैल्यू है 2 लाख। 2011 में ली है तो 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई है, यानी 20% आपको लेना है। 2 लाख का 20% होगा 40,000, तो 40 और 18 में से आपको लेना है 18,000। देन वाइफ की जो पॉलिसी है उसके लिए लिया गया है, वाइफ के लिए 5,000 आपको अलाउड है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपको अलाउड नहीं होता, आप इसे छोड़ देंगे। देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपको अलाउड होता है, 30,000 लिया गया है। देन एनएससी 8th इशू इंक्लूडिंग 5th ईयर इंटरेस्ट, 5th ईयर इंटरेस्ट नहीं लेना आपने। 4,000 में से ये 1,500 का इंटरेस्ट आप लेस करेंगे, 2,500 रुपये आ जाएगा। देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट 20,000 अलाउड है। देखिए यहाँ से आप टोटल करेंगे, क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन रहेगा 75,500 एंड दिस इज टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80C। तो दीज आर द इलस्ट्रेशंस विच आर गिवन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो इन्हें समझकर आप 80C के डिडक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो 80C के अंडर आपको करने हैं, इन्हें करने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं आपको उन पॉइंट्स को लर्न करना है। पॉइंट्स को इजीली लर्न करने के लिए आप इनको शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए। जैसे पहला पॉइंट हमने लिया, हमारा पहला पॉइंट रहेगा LIC के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट हमने लिया एन्युटी के रिगार्डिंग। तीसरा आया डेफर्ड एन्युटी। चौथा आया प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी। देन पांचवा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्वेशन फंड। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स इसमें आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद हाउसिंग लोन का है, आपका पेंशन स्कीम्स का है, ट्यूशन फीस का है, किसी भी
जो आपकी यूलिप के प्लान के अंडर स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, NSC 8th इशू 9th इशू है, इनका इंटरेस्ट है। आपका नाबार्ड के अंडर कोई स्कीम है तो उसके लिए है। कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में लगी हुई है उससे रिलेटेड है। नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर है। तो ऐसे अगर आप निक पॉइंट्स बना लेते हैं तो आपको इसे लर्न करना इजी हो जाता है। डिडक्शन ऑफ ATC इज वेरी इजी टू लर्न, so do the questions under section 80C, and thank you.